O sea, vuelve a dar vuelve a dar जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर आ रही है तो हैंड रेज करें। ओके, लास्ट लेक्चर के बारे में बताएंगे मुझे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया बाय रेजिंग हैंड्स। जी, लास्ट लेक्चर के बारे में ये बताएंगे ताहरा में 20। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी हमने एक थ्योरम किया था, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। जल्दी से उसकी स्टेटमेंट बता दें। सर जी वो जो गिवन दिए हुए वो बताने हैं। स्टेटमेंट सारी बता दें। लेट Tn be a sequence एक सीक्वेंस थी of bounded linear operator एक सीक्वेंस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर Tn function x approaches to y बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की एक सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा और क्या था? सर जी Tn फंक्शन और x अप्रोच y को करता है फ्रॉम अ बनान स्पेस x इनटू अ नॉर्म स्पेस y। तो वो फिर पहले लिखवाने थे ना, एक्स से बनान स्पेस एक्स एक बनान स्पेस है, वाई एक और y नॉर्म नॉर्म स्पेस स्पेस है, नॉर्म स्पेस है। और टी एन एक सीक्वेंस है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। Tnx जी सर, Tnx बिलोंग y को करता है। Tnx नॉर्म रियल नंबर अप्रोच y सर जी। belongs to y। रियल, ये सर जी रियल नंबर है। ये रियल नंबर है, ये नॉर्म लेने के बाद रियल। नॉर्म सर जी नॉर्म लेने के बाद। ठीक है, करना क्या है फिर इसमें? Tn नॉर्म को सर जी c के इक्वल लेसर इक्वल प्रूव करना। और क्या डिस्कशन रही हमारी लास्ट? सर जी यही थ्योरम किया था, इसके 2 स्टेप थे। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन यूनिफॉर्म बॉडी थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था सर। इसमें हमने इसको प्रूव किया कंप्लीट। इसमें क्या है इस थ्योरम में मरकजी ख्याल इसे देना।
सर इसमें हमने फंक्शन जो बाउंडेड फंक्शन जो उसका हमने नॉर्म लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट सी के प्रूव करना है सर। वो तो करना है, मतलब डिफरेंस क्या है इसमें बाकी थ्योरम? ये गिवन है, ये गिवन है ना, यस सर। और प्रूव हमने क्या किया था? यस सर। क्या फर्क है इसमें और इसमें? दोनों सेम ही तो हैं। सर हमने ये गिवन था हमें, यस सर। गिवन था ना ये, और ये प्रूव किया था, ऐसे ही है ना? यस सर। तो क्या फर्क है दोनों? सेम सेम ही तो लग रहे हैं। सर हमने प्रूफ किया था बाउंडेड फंक्शन इज इक्वल टी ऑफ एक्स लेस देन किसी कांस्टेंट नंबर के सर। तो ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। और दूसरा आज का जो टॉपिक है वीक कन्वर्जेंस। और तीसरा जो रेलिवेंट थ्योरम। ये हमारे तीन आज के टॉपिक्स हैं। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या होती है, वीक कन्वर्जेंस क्या होती है, और रेलिवेंट इसके थ्योरम्स हैं। ये हमारा आज की टॉपिक है। इस पे चलने से पहले मुझे आप बताएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस? ये स्मॉल जकरिया बताएंगे व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कोई भी सीक्वेंस है जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करवाई थी, रियल लाइन पे करवाई थी। जी, कोई भी एक सीक्वेंस हम लेंगे, अगर उसके अंदर हम कोई से उसके सीक्वेंस का अगर हमारे पास कोई ना कोई लिमिट पॉइंट आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ओके, नॉन स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कैसे लिखें? आपके पास एक्स एक नॉन स्पेस है, जी सर। इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हमने डिफाइन करवाना है कि कैसे पता चले कोई सीक्वेंस भी मैं ले लेता हूँ, सीक्वेंस ले लिया एक्स एन इन एक्स, कन्वर्जेंट कब तो होगा? हमारे पास दो एक सीक्वेंस होगी, एक ऐसी सीक्वेंस लेंगे जो नेक्स्ट हमें बताएंगे
हैंड रेज कर लेंगे। So, The norm of x n converge to x लेस देन किसी एप्सिलॉन नंबर के साथ। रिसर्च और बताएंगे इसकी डेफिनेशन। एक्स एन हमारे पास एक सीक्वेंस है नॉन स्पेस में से, और इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। और एक्सएन जो है वो हमने लिया है एक्स से जो कन्वर्ट्स कर रहा है लिमिट एक्स बिलोंग टू एक्स इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ ओके, पॉजिटिव हम कहेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स कब? इसका नॉर्म लेस देन इसका नॉर्म पूरा बताएं क्या है? एक्सएन एक्स एक्सएन एन माइनस एक्स का होल नॉर्म लेस देन हो एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म जी is सर less than or equal to epsilon. लेस देन एप्सिलॉन Okay, इक्वल नहीं लेस देन एप्सिलॉन less than epsilon फॉर or एन ग्रेटर देन n greater than or इक्वल टू equal to. कैपिटल एन। ये भी ऐसे भी लिखी जा सकती है इसकी डेफिनेशन, ये भी ठीक है। और अगर इन द और सेंस अगर ऑफ लिमिट लिमिट लिखना चाहें तो जी सर लिमिट एन लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म ओके, इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन हमने की थी इसकी। जी सर ओके, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन स्पेसेस, तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें मैट्रिक्स स्पेसेस में, मैट्रिक्स स्पेस में कौन कन्वर्ट करेगा इस डेफिनेशन को? बाय रेजिंग हैंड्स। इसी डेफिनेशन को हमने मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ट करें। ये ज़हीर अहमद है, रोल नंबर 23 मॉडल, ये करेंगे कन्वर्ट। ज़हीर अहमद, रोल नंबर 23। जी बेटा, इसको मैट्रिक में कर दें कन्वर्ट, सेम इन्हीं लाइनों पे चलते हुए। जी, सबसे पहले क्या लिया जाएगा? x इज इक्वल टू मैट्रिक्स। चले, यहाँ से मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरी लाइन में क्या करेंगे? एक सीक्वेंस है हमारे पास, कहाँ से ली गई है? मैट्रिक्स स्पेस एक्स से। एक्स एन एक सीक्वेंस है जो कि हमने उठाई है मैट्रिक्स स्पेस एक्स में। एक्स एन सीक्वेंस सारी वही है डेफिनेशन एक्स। अच्छा, तो क्या कहेंगे? एक्स एन ये भी वही है, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। यहाँ पे क्या डेफिनेशन बन जाएगी? बस मीट्रिक में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले। डी एक्स एन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन और एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। बस यही था इसमें, यही डेफिनेशन थी ना।
और Yes, लिमिट sir. लिमिट फॉर्म में कैसे लिखते थे? Limit जी, n approach infinity, लिमिट n टेंड्स approach टू infinity, इंफिनिटी x n approach कर जाएगा x को. एक्स एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू, इस तरह से हम लिखते हैं। X. Yes, sir. बस नॉर्म में थोड़ा सा इसका डिफरेंट है वे इसको लिखने का। ठीक है, तो सीक्वेंस की लिमिट के हवाले से 2-3 थ्योरम बड़े मशहूर थे, वो कौन लिख पाएगा? तो रियल लाइन पे रहते हुए, वो जिसे हम कहते थे सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, सीक्वेंस की लिमिट ये होती है, वो होती है, वो क्या था थ्योरम? जी, ये बताएंगे तो एरर शीट। यस सर। ये क्या थ्योरम्स थे सीक्वेंस की लिमिट के हवाले से, आपने बीएससी में भी पढ़े होंगे। सर दोबारा रिपीट करिएगा जरा। सीक्वेंस के थ्योरम, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के थ्योरम, लिमिट के थ्योरम। जी सर। जी कोई सर। थ्योरम बताएं, जैसे मैंने एक बताया कि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, इसी तरह। जी, ओके, कोई और बताना चाहें? एक बार फिर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर एक तो ये था ना कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, ठीक है, और एक था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स इज अ काशी सीक्वेंस, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा जनरल में। पहला पहला थ्योरम क्या था? इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक्स लिमिट एंड इन एक्स एग्जिस्ट। ऑफ अ सीक्वेंस नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह देते हैं, अब तो एग्जिस्ट करती है ना। जी सर। लिमिट ऑफ अ जी सर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक, इज यूनिक। पहला तो ये थ्योरम होगा, ये हमने किया हुआ है, इसको मीट्रिक में भी किया हुआ है हमने, और नॉर्म स्पेस में भी किया हुआ है। दूसरा क्या बता रहे हैं आप? A एवरी convergent कन्वर्जेंट sequence, सीक्वेंस a convergent sequence is Cauchy, इज अ काशी सीक्वेंस। ठीक है, जी ये भी सर, सही। और लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया तीसरा थ्योरम। अब कोई और बताएंगे नेक्स्ट स्टूडेंट बाय रेजिंग हैंड्स। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हवाले से ये और बहुत अहम थ्योरम था, जो अभी भी यहाँ पे नहीं लिखा गया। ये 14 रोल नंबर है मॉर्निंग से, ये बताना चाह रहे हैं। रोल नंबर 14 मॉर्निंग। जी आप लिखवाएंगे। फोर्टीन नहीं है तो फिर ये सहरिश लिखवाएंगे। जी,
ये दोनों सीआर इनके देश के नाम भी और रोल नंबर फहद सिद्दीकी बताएंगे। उन्होंने हैंड रेज किया। फहद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा सर एवरी वालेकुम। कन्वर्जेंट सीक्वेंस सर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड Good. A convergent sequence is बाउंडेड इसी की बात कर रहे थे हम। A And- convergent is सीक्वेंस bounded. यस सर बाउंडेड एक और थ्योरम एक और बताऊं? हाँ आपने ठीक बताया। गुड। नेक्स्ट कोई स्टूडेंट बताएगा एक और थ्योरम। ये बताएंगे, इरम मजीद बताएंगे। एवरी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बताएं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कोई चौथा थ्योरम लिखो। सर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड ये तो लिखा गया। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। ये आपके 30 साल कौन सा? Every convergent sequence is bounded, but its converse is not true in general. जी बेटा दोबारा बताइएगा ये थ्योरम कौन सा है? इरम मजीद। जी एक थ्योरम अभी भी मिसिंग है ताकि हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा दोबारा बताएं थे। उसके बाद Sir, every convergent sequence is bounded, but its converse is not true in general. ये भी लिखा हुआ है थ्योरम, इसके अलावा कोई बताएं। चलें ये मैं खुद लिखता हूँ। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस is
सेम लिमिट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होगी ना उसकी भी वही लिमिट होगी जो पेरेंट सीक्वेंस सीक्वेंस के की ओके थी, सर। सीक्वेंस की अपनी थी। जी सर। सब सीक्वेंस की भी वही लिमिट हुआ करेगी। ये चार इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। जी सर। तो ये मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग में हम स्टार्ट करें। Strong convergence. ये अटेंडेंस आप ना मार्क किया करें, अटेंडेंस जब मैं कहूँ आपसे तभी मार्क किया करें। ये जहीर अहमद, फाज सिद्दीकी, अस्मा बीबी, बच्चों जब आपसे कहा जाएगा ना तभी आपने अटेंडेंस मार्क करनी। और सीआर ये आपने ना अटेंडेंसेस मुझे बना के जितनी भी बन चुकी हैं, मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 लेक्चर से लोग 32, 33, 40 या 50 इतने लोग होते हैं। तो इनकी अटेंडेंस आपने मुझे ज़रूर देनी है ताकि 20 जो सेशनल्स हैं वो उन्हीं लोगों को मिलें जो डिज़र्व करते हैं, जो क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने 20 के 20 जो है ना मार्क्स अटेंडेंस पे कर दिए सेशनल। ये आपने मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना अटेंडेंसेस बना के दे देनी है, वो उसमें लिखे हुए हैं, फिर हम उसे टैली भी करें। जी जावेद हाशमी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सलाम अलैकुम सर। और सर मैंने वैसे तो पूरी क्लासेस ली हैं, एक भी मिस नहीं की, लेकिन एक में यूं हुआ था कि मुझे अटेंडेंस लगानी थी लेकिन मैं लगाना भूल गया था, आपने कहा भी था, तो फिर सर वो मेरी फिर वो एब्सेंट लगेगी? नहीं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी हम देख लेंगे, जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लोग मीटिंग रूम में मौजूद होते हैं। ओके सर, थैंक्स। लेकिन ये टोटल फिगर मेरे पास यही है, 32 से 42 के बिटवीन होते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई एब्सेंट या प्रेजेंट लगाई जाती है तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, अगर कम लगाई जाती है तो वो भी मुझे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगर सीआर और इस सर जो मीटिंग में लास्ट मौजूद 2 हैं लेक्चर थे उनकी तो रिकॉर्डिंग भी सर फाइनली सेंड वो करनी है। हैंड रेस कर रहे हैं, अगर सीआर इसमें मौजूद हैं इस मीटिंग में। सीआर और जीआर दोनों में से कोई हो ही होंगे, तो वो हैंड रेस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। यार क्या आपने अटेंडेंस शीट्स पे देख के टेक्स्ट जो है चैट बॉक्स में लगा दी अटेंडेंस? मैंने तो सर अभी नहीं लगाई, मेरे तो नहीं लगाई।
चलिए आजकल छुट्टियां हैं तो ये ना अपने लेक्चर्स जितने भी हो गए हैं सारों पे। सर वो आपको जितने मतलब आपके मैंने लेक्चर्स बता दिए हैं वो तो लगा लिए हैं। हाँ हाँ वही मेरे लेक्चर्स की फंक्शनल की बात है। जी जी सर वो तो लगा लिए हैं। वो तो क्या ट्रेंड है, यही ट्रेंड है ना, 32-35 लोग होते हैं हर मीटिंग में। हाँ, या ज्यादा नहीं लोगों बाद की का है। सर जी 60 तक भी चले जाती है स्ट्रेंथ। 60 तक मुझे तो यहाँ शो ही नहीं होती 60 वाली अटेंडेंस। आज तो सबसे कम मेरा ख्याल आज ही है 35, नहीं तो आगे कभी 65 तक 60 तक 60 से अबव भी हो जाती है। चलें वो चैट बॉक्स में हम देख लेंगे, अगर उससे चीज़ें मैच कर रही हैं फिर तो ठीक है, गुड है, अच्छी अटेंडेंस है। अगर चैट बॉक्स से मैच नहीं कर रही चीज़ें तो वहाँ पे मेरी भी ईमानदारी का टेस्ट होगा और आपकी बतौर CR वो भी टेस्ट होगी। ओके सर वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है तो उसको हम साथ साथ टैली कर लेंगे, लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से बगैर किसी से डरे या बगैर किसी के साथ मोहब्बत किए ये ओके सर। चीज़ को करो। तो इस ओके बार सर। मैंने वो 20 सेशनल्स उन्हीं को देने हैं जो मीटिंग्स में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और आंसर क्वेश्चनिंग करते हैं, जी क्योंकि सर जी सबसे ये ज़्यादा वो हकदार तो यही है ऑनलाइन में रहते हो। सर वो ये कहना था कि जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते उनका लास्ट में दोबारा नाम रिपीट कर दीजिएगा, वो ना फिर पता नहीं लगता उनको कि कौन मैं से थे। वैसे ही रिमूव कर दिया करूंगा, जो नहीं करेंगे ना रिस्पॉन्ड सर उनको जी मीटिंग से जी उनका निकाल एक देंगे, मतलब वो नाम भी अटेंडेंस ही दोबारा नहीं ले मार्क कर दीजिएगा सकेंगे। ताकि मैं अगर वो रिमूव हो जाते हैं वो सही चैट होगा सर वो बॉक्स ये में भी आ ठीक ही है। नहीं सकेंगे, अटेंडेंस लगा ही नहीं सकेंगे ना। चलें ठीक है सर ये भी वो फिर ऐसा होगा ना अगर आप नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करवाएंगे फिर उसमें वो लगा देंगे अटेंडेंस। बस यूजुअली यही होता है कि मैं पहली मीटिंग में ही आंसर क्वेश्चनिंग वाली में ही अटेंडेंस लगवा लेता हूँ। चलें ठीक है सर। तो इसके साथ ही साथ बेटा मैं आपको बताता चलूँ नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर्स और होंगे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि ना कोर्स को वाइंड अप कर सकें ताकि अगले जो 4 लेक्चर्स हैं, जो छुट्टियों के बाद हमारे 4 लेक्चर्स बाकी रह जाएंगे 2 वीक्स में, तो उसमें एक तो हम रिवीजन कर पाएँ, उसमें 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशंस सारे तैयार कर लेंगे ऑनलाइन। 80 है ना अपने मैक्सिमम 80 जी स्टूडेंट्स सर है ना, तो अगर एक स्टूडेंट पे 5 89। मिनट हम लगाएं 20-500 तो हमें 400 मिनट्स चाहिए, ऐसे ही है ना। जी सर। तो 400 मिनट यानी कि 100 मिनट का एक दिन, ठीक है ना। 400 मिनट में हम 80 लोगों की जो है ना 400 मिनट में ठीक है, 80 लोग हैं, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें 89 89 सर है। 89। हाँ जी सर। ठीक है तो यही हमें मैक्सिमम 400 450 मिनट्स चाहिए। 445 मिनट। तो हाँ 90 मिनट की 445 तो मिनट हमारी चाहिए। रोजाना होती है क्लास, तो हम उसको 100 मिनट की कर लेंगे बस। आखिरी जी जो सर। 4 लेक्चर्स है ना, आखिरी 4 लेक्चर्स वो प्रेजेंटेशंस प्लस रिवीजन प्लस जो है ना 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा स्टूडेंट ऑनलाइन तो उतने ही 5 मार्क्स में सर से उसमें उसके टॉपिक क्या कट होगा जाए। यही होगा रिपीट। टॉपिंग हाँ यही पूरा कोर्स स्टार्ट से लेके कहीं से जो भी कहीं से उसको भी हम अच्छा लोग वो तैयार कर होता सकते है, हैं। जो भी उसको अच्छा तैयार होता है वो कर ले। उसमें सर थ्योरम को प्रूव करना करना है या सिर्फ थ्योरम उसकी स्टेटमेंट को ही अगर डिस्कस कर लें, क्योंकि थ्योरम्स थ्योरम को की प्रूव करना शुरू कर स्टेटमेंट देंगे को वो ज्यादा लेंथी हो एक्सप्लेन जाएगा। करना हुआ करेगा और थ्योरम्स को किस तरह प्रूव करना है, मेथड ऑफ प्रूफ बताना हुआ करेगा, क्योंकि पूरा थ्योरम तो प्रूव नहीं होगा ना 3 से 5 मिनट। तो थ्योरम्स की जी सर। स्टेटमेंट्स और उनको जो है ना उसका मेथड ऑफ प्रूफ, उसके मेन पॉइंट्स मेन हिंट्स बता दिया करेगा पार्टिसिपेंट्स। तो ये 5 नंबर की होगी जी प्रेजेंटेशन, 15 नंबर जो है ना उसी तरह से अटेंडेंस और क्विज
10 नंबर अटेंडेंस के हैं और 5 का क्विज भी होना है। तो वो क्विज भी किसी भी दिन लिया जा सकता है इन्हीं लेक्चर्स के बिटवीन। तो जी इसके सर। बाद अपने 2-3 थ्योरम्स और रह गए हैं स्ट्रॉन्ग और वीक कन्वर्जेंस के बाद। तो कोशिश करूंगा कि मैं अगले 2 लेक्चर्स में ना इसको ख़त्म करके नेक्स्ट छुट्टियों के फ़ौरन बाद प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करेंगे। उसका भी आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा कि पहले किन 20 लोगों की है, अगले दूसरे लेक्चर में किन 20 लोगों की है। तो इस तरह से हम जी जो है सर। ना इसको वाइंड अप करेंगे सेमेस्टर। ओके सर। जो भी टॉपिक जिसको अच्छा आता है वो उसी तरह से तैयार कर ले और मेरे और ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा उसे। 5 सवाल पूछे जाएंगे हर किसी से। 3 मिनट वो प्रेजेंट करेगा और आखिरी 2 मिनट जो होंगे उसके वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेगा। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर स्टूडेंट से। तो जितने वो आंसर जी देता सर। जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हार्ड कॉपी में शीट पड़ी होगी, अटेंडेंस शीट, तो जितने जवाब वो देगा उतने ही 5 में से मार्क्स लगते हैं। ओके। ये सारा को आपने कन्वे कर देना। और अटेंडेंस शीट्स जो है जी सर। ना, ये मुझे जब मंगल वाले दिन होगा ना छुट्टियों में दूसरा लेक्चर, नेक्स्ट मंडे से होगा नेक्स्ट। हाँ मंगल वाले एक दिन के वीक तो बाद हमारे ये आपने लेक्चर ना ये होंगे, उसके सारी बाद बना नेक्स्ट के वीक में। मुझे दे देनी। जी सर। अब हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की जानिब, जो कि आज कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है हमारा, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और वीक कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग ही पढ़ लें। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल वही है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बिल्कुल वही है जो हमने पहले की हुई। अभी ये एक स्टूडेंट ने लिखवाई भी थी डेफिनेशन, रिफत बतूर, इन्होंने लिखवाई है, सेम वही है डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। यानी कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में और पहले से पढ़ी हुई कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं है। ये हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की देख लें डेफिनेशन क्या है। अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉन स्पेस, चले हम ये वाला दोनों नोटेशन चलती हैं, यही लिखी रहने। इन अ नॉन स्पेस एक्स इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट और सिंपली कन्वर्जेंट। वही बात हो गई जो हमने पहले बात की है कि स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट वही है जो हमने पहले कन्वर्जेंट की डेफिनेशन की हुई है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पे हम चूंकि कहाँ पे खड़े हुए हैं, नॉन स्पेस में, तो सारी बातें होंगी नॉन स्पेस। पहले मीट्रिक स्पेस में थे तो मीट्रिक स्पेस की बातें हो रही थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर क्या आ जाए 0। और यहाँ पे साइड पे भी लिखा हुआ है n टेंड्स टू इंफिनिटी। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इसे कहते हैं। और कहते हैं कि इसको लिखा भी कैसे जा सकता है, दिस इज रिटन एज लिमिट x n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n इज इक्वल टू x। इस तरह भी लिख सकते हैं, और सिंपली x इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग लिमिट ऑफ x xn, and we say that xn converges strongly to x। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि xn is converging x strongly, या x जो है स्ट्रॉन्ग लिमिट कहलाती है सीक्वेंस की। x जो है, जो कि लिमिट है उस सीक्वेंस की, वो कौन सी लिमिट है, स्ट्रॉन्ग लिमिट है। कुछ भी इसमें और हमारी पुरानी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। तो इस पे वो सारे थ्योरम वैलिड हैं जो हमने चारों डिस्कस किया हुआ। अब हम बात करते हैं वीक कन्वर्जेंस की, और फिर देखेंगे कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, दोनों डेफिनेशंस में
क्या डिफरेंस है। फिर इसको बुक से भी हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस को। कि हमारे पास क्या है, एक नॉर्म स्पेस है, उसमें एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को, और उसी को हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है। और ये उसका फॉर्मूला है कि अगर इस तरह से करें तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हो। अब उसके बाद है वीक कन्वर्जेंस, और उसको लिखा कैसे जाता है सिंपली। सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, पहले तो फर्क देख लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, इसका मतलब है ना भी वो बताए, हमें पता है कि स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज कर, स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज। ठीक है, स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट का दूसरा मतलब क्या है कि लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 0। दूसरा मतलब ये। और तीसरा वो कह सकते हैं कि लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, वही सारी बातें जो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लें। लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन, ये सारी वही कन्वर्जेंस सीक्वेंस की नोटेशन। ओके, अब हम चलते हैं वीक कन्वर्जेंस की जानिब, जो कि टॉपिक को इससे डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा। वीक कन्वर्जेंस पे जाने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा हमें। वही डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। चलें डायग्राम बना लेते हैं। ये बेटा हमारे पास x एक नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस है तो आपको पता है ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई फील्ड भी होगा, C होगा या R। ये एक वेक्टर स्पेस है, नॉर्म स्पेस है X। और यहाँ पे हमारे पास आपको पता है x प्राइम पड़ा हुआ, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। ठीक है, इसमें आपको पता है कौन कौन पड़े हुए हैं। F1 बिलोंग्स टू x प्राइम का मतलब पता है ना कि F1 ने ऑपरेट होना है x के एलिमेंट्स पर और उनको भेजना कहाँ पे है, C या R में। ठीक है, F1 ने ऑपरेट होना है x के एलिमेंट्स पर, फंक्शनल है ना, वेक्टर स्पेस पे ऑपरेट होना है, नॉन स्पेस पे ऑपरेट होना है, और आंसर कहाँ बिलोंग करेंगे सारे, R में या C में। यानी कि वेक्टर से ये स्केलर बना देता है इन शॉर्ट।
फंक्शनल एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर है जो हर वेक्टर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्केलर में, मैप कर देते हैं, स्केलर पे मैप कर देते हैं। चलें ये क्या है, तो ये तीन हमारे पास सेट्स हैं अंडर कंसीडरेशन, एक x है और एक C या R है उसका फील्ड है, और तीसरा कौन सा सेट है, x प्राइम, जिसमें लीनियर फंक्शनल्स पड़े हुए। अब अगर आप एक सीक्वेंस उठाते हैं xn मतलब x1 x2 x3 x4 x100 x3000, तो ये सारे एलिमेंट्स x में ही आते हैं, उसकी सारी की सारी टर्म्स x में आती हैं। xn इन x का मतलब क्या है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स, वट एवर द फार्मूला ऑफ द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस की सारी टर्म्स x में है, और x एक नॉर्म स्पेस, और उस पे अगर आप लगाते हैं बेटा f कोई लीनियर फंक्शनल, f के ऊपर xn, पूरी सीक्वेंस की हर टर्म के ऊपर आप क्या ऑपरेट करते हैं, लीनियर फंक्शनल। तो लीनियर फंक्शनल इस पूरी सीक्वेंस को मैप करेगा, कहाँ पे मैप करेगा, यहाँ पे, और क्या बना देगा इसको, ये रहेगी सीक्वेंस ही, वो भी सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स थी, ये सीक्वेंस ऑफ क्या बन जाएगी, f ऑफ xn का मतलब क्या है, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, f of x5, so on। क्लियर है, x1 x2 x3 x4 ये सीक्वेंस की टर्म्स थी कैपिटल x में, नॉर्म स्पेस में, और ये सीक्वेंस थी नॉर्म स्पेस में, और जो इसकी इमेज सीक्वेंस होगी, इमेज सीक्वेंस कह लें, चलें ये एक अच्छा लफ्ज मिल गया हमें, इमेज सीक्वेंस जो होगी वो किसको बिलोंग करेगी, वो करेगी फील्ड को। फील्ड क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है या आर हो सकता है, ये अभी हमें पता नहीं होगा, वो तो गिवन वेक्टर स्पेस होगा तो पता चला सकते हैं, जनरली यही होते हैं। तो एफ जो होगा जब ऑपरेट हो चुका होगा उस पे सीक्वेंस पे, तो वेक्टर की सीक्वेंस क्या बन जाएगी, स्केलर्स की सीक्वेंस, और स्केलर्स की सीक्वेंस या तो आर में होती हैं और या फिर सी में होती हैं, और आर की सीक्वेंसेस और सी की सीक्वेंसेस उन चारों थ्योरम्स को ओबे करती हैं जो हमने लिख लिया, ठीक है, क्लियर। तो अब हम डेफिनेशन बेटा करने जा रहे हैं किसकी, वीक कन्वर्जेंस। अब वीक कन्वर्जेंस क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस इन अ नॉर्म स्पेस एक्स, वही बात कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं वीक कन्वर्जेंस की, मैथमेटिकली भी लिखते जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एक x एक नॉर्म स्पेस है। अच्छा आगे चलते हैं, और क्या बता रहे हैं, अ सीक्वेंस, उसके अंदर एक सीक्वेंस है हमारे पास, तो चलें सीक्वेंस का नाम भी रख लेते हैं xn इन x, या ठीक है, तो x के अंदर ही है, be a sequence then xn converges to x belonging to x deeply
अच्छा, अब यहाँ से रास्ते जुदा होने लगे। यहाँ से हम स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट को क्या कहते थे कि एक्स एन किसको कन्वर्ज कर जाए, एक्स को। तो ये चूंकि वीकली की बात कर रहे हैं, इसमें खुद में एक्स एन में इतनी ताकत नहीं है कि वो कन्वर्ज कर सके, ठीक है, खुद में इतनी ताकत नहीं है। वो कहता है उसकी जो इमेज बन रही है ना ऑपरेटर लीनियर फंक्शनल अप्लाई करने से, सीक्वेंस हमने ले ली, सीक्वेंस बेटा हमने ले ली है, और ये अब किसकी सीक्वेंस बन गई है, स्केलर्स की। और एफ ऑफ एक्स भी क्या है, स्केलर है। यानी कि वो अपने सेट में रहते हुए कन्वर्ज ना करे सीक्वेंस, कहाँ पे जाके कन्वर्ज करे, उसकी इमेज सीक्वेंस जो है वो फील्ड में जाके कन्वर्ज करे। तो इस तरह की सीक्वेंस को की लिमिट एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है, और या सी में जाके कर रही है। फिर से देखें, बातें हम सारी कर रहे थे नॉन स्पेस एक्स में, लेकिन जो ही उन पे ऑपरेटर अप्लाई किया, लीनियर फंक्शनल अप्लाई किया, एफ के बारे में भी बता दें, फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू एक्स प्राइम, एंड यू नो एक्स प्राइम वेरी वेल। एक्स प्राइम को तो अच्छी तरह जानते हैं ना, सेट ऑफ ऑल लीनियर, चलिए मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल कैपिटल। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक, फिर इसको हम विजुअलाइज करते हैं। Weakly convergent if there is an x belonging to x such that for every f belonging to x prime, limit of f of xn is exactly equal to f of x. जी, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन करने के लिए क्या हमें फील्ड की और लीनियर फंक्शनल्स की जरूरत पेश आई थी? जी, कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का? स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन करते वक्त हमें किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ी थी? जी, रब नवाज बताएंगे। सर सिर्फ लिमिट की जरूरत पड़ती है सर, एन अप्रोच टू इनफिनिटी की सर। तो लिमिट तो कन्वर्ज तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्ज ना करे तो फिर उसको स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट तो नहीं कहेंगे ना। किसी और सेट की या किसी और चीज की जरूरत तो नहीं पेश आई थी ना? सर इसमें नहीं आई, इसलिए तो इसको स्ट्रॉन्ग कहा है सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग वही होता है ना जिसको किसी की हेल्प की जरूरत ना पेश आए। वो ना खुद नाउन स्पेस था, उसी की अपनी वो उठाई गई सीक्वेंस और अपने अंदर ही क्या कर गई, वो कन्वर्ज कर लाई करी, ठीक है। कन्वर्ज करी। तो वीक कन्वर्जेंस, इसको वीक कन्वर्जेंस क्यों कहा जाता है? जी,
वी सर कन्वर्जेंस इस बेटा इसलिए कहा जाता है में कि क्योंकि इस डेफिनेशन को, ये सीक्वेंस खुद तो कन्वर्ज कर नहीं रही एक्सएन। देखिए ना, वी कन्वर्जेंस में अगर यहीं पे बात खत्म हो जाती, एक्सएन is said to be weakly convergent, वीकली ना करते, अगर ऐसा ही हो जाता कि एक्स एन कन्वर्ज कर जाता एक्स को, एक्स एन सीक्वेंस से एक्स में से और कन्वर्ज भी कर गई एक्स में, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रही, फिर हमें कुछ और कोई दूसरी कन्वर्जेंस ढूंढना पड़ेगी। फिर हम इसका फील्ड देखेंगे कि फील्ड किस तरह का है। फील्ड के बाद हमने इसका क्या बनाया हुआ था, डुअल स्पेस बनाई हुई थी। डुअल स्पेस में लीनियर फंक्शनल्स पड़े हुए थे। लीनियर फंक्शनल्स अगर उस पे ऑपरेट करते हैं, दोनों पे, एक्स पे भी और एक्स एन पे भी, वो दोनों बन जाएंगे स्केलर्स। सीक्वेंस भी स्केलर्स की बन जाएगी और लिमिट जिसकी बात कर रहे हैं वो भी किसका एलिमेंट बन जाएगा, फील्ड का एलिमेंट। तो जो फील्ड का एलिमेंट बन जाएगा वहां पे चीजों को देखना आसान है। अगर उसकी इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए इमेज पॉइंट को, तो तब हम कहेंगे कि वो जो है सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है वीकली। वीक इसलिए हो रही है बेचारी क्योंकि इसको हेल्प लेना पड़ रही है लीनियर फंक्शनल्स की कन्वर्ज होने के लिए। खुद कन्वर्ज नहीं है, खुद वो कन्वर्ज नहीं है, उसकी इमेज सीक्वेंस जो है वो दूसरे सेट में जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज। तो इसको डायग्राम के तरीके से भी दे सकते हैं। तो कहते हैं इसकी नोटेशन क्या होगी, द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड वीक लिमिट, क्योंकि एक्स एन जो है डायरेक्टली उसको कन्वर्ज नहीं कर रही, कैपिटल एक्स में रहते हुए वो उसे कन्वर्ज नहीं कर रही, बल्कि दोनों सीक्वेंस भी कहाँ पे पहुंच रही है, फील्ड में। स्केलर्स की सीक्वेंस बनती है जब जब उस पे ऑपरेटर अप्लाई होता है, लीनियर फंक्शनल अप्लाई होता है, और वो जो जिसको हम वीक लिमिट कह रहे हैं उस पे भी ऑपरेटर अप्लाई होता है, वो भी वहां जाती है सी में या आर, और वहां जाके बन जाते हैं स्केलर्स। और कन्वर्ज वहां पे भी इसको करना पड़ेगा, वहां पे भी डेफिनेशन वही लगानी है कन्वर्जेंस पर, लेकिन वहां पे जाके उसके मुताबिक उसको देखना है कि इमेज सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही हो किसी पॉइंट को वहां पे एक्स की ही इमेज को, तो हम कहेंगे कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा उसे एक्स को। चलें इसको डायग्राम के तरीके से अगर हम बात करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं। डायग्राम्स दोबारा बना लेते हैं अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है। खाली करके बना लेते हैं डायग्राम्स। अच्छा, तो हमारे पास था ये एक्स है, ये बेटा हमारे पास वाई है, चलिए इसको हम थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे ला दें। ये बेटा हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास उसका फील्ड है।
फिर थोड़ा ज़्यादा इसके पास एलिमेंट्स होते हैं और ये कह लें कि पड़ा हुआ हमारे पास एक्स प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से आपने ले लिया एक्स और यहाँ एक पॉइंट है एक्स, कैपिटल एक्स, यहाँ आपके पास है ये कैपिटल एक्स और यहाँ उसका है फील्ड सी, या फिर क्या हो सकता है आर, और ये आपके पास पड़ा हुआ है बेटा कैपिटल एक्स प्राइम। मीन्स क्या मतलब है कि इसमें अब पड़े हुए हैं आपके पास F1, 2, सो इसी तरह ये F1 इस पे ऑपरेट होना है, F1 ने आके इस पे ऑपरेट होना है और इसके एलिमेंट्स को सारों को यहाँ पे मैप कर रहे हैं। F1, F2 या मैं जनरल नाम रख देता हूँ F को ये है। अब यहाँ तो कन्वर्जेंस उसको नहीं मिल रही थी XN, अगर तो यहीं पे मिल जाती XN, वो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस या जनरल कन्वर्जेंस मिल जाती, फिर तो वीक डिफाइन करवाने की जरूरत ही पेश ना आती अगर ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता फिर तो जरूरत ही पेश ना आती, लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा, ये लिमिट एंड ये लिमिट जीरो नहीं हो रही, तो फिर कहता है फिर इसे इधर ले आओ एफ ऑफ एक्स एन, अगर इसकी इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है, वो नहीं भी करती कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स एन, तो जाहिर बात है ये एफ ऑफ एक्स भी यही आएगा, उसका कोई पॉइंट, तो इसको कन्वर्ज कर जाते हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस मिल जाती है, मीन्स के आपको यहाँ पे जी बेटा तो बात कर रहे थे हम, मैंने आपको पहले भी रोका है, कोई भी अटेंडेंस ना मार्क करे जब तक आपको कहा ना जाए, चैट बॉक्स को यूज ना करें जब तक आपको नहीं कहा जाता। तो वी कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे, वी कन्वर्जेंस क्या कहती है कि उस सेट में रहते हुए तो पॉसिबल नहीं है कन्वर्जेंस, हो भी सकती है, इसीलिए तो हमें आना पड़ा यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं मिल रही थी, तो हमें कहाँ पे आना पड़ा, यहाँ पे, तो हमें दो चीज़ों का और सहारा लेना पड़ा, फंक्शनल्स का, कहता है यहाँ पे आके अगर आपको ये चीज़ें दोनों मिल जाती हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस मिल जाती है, यानी कि अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि लिमिट x approaches n approaches to infinity, सीक्वेंस की लिमिट हमें पता है हमेशा कहाँ पे ढूंढी जाती है, इंफिनिटी, ये भी सीक्वेंस की इमेज भी क्या बनेगी, सीक्वेंस ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी कहाँ पे, फील्ड में जाके सीक्वेंस बनेगी, और उसको डिनोट किससे करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन, ये भी सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन, अगर एक्स एन सीक्वेंस है तो एफ ऑफ एक्स एन भी एक सीक्वेंस है, अगर ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाए, यानी कि वहाँ पे जाके फील्ड में जाके कन्वर्जेंस मिल जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये, दूसरे लफ्जों में क्या कहा जा सकता है, अगर नॉर्म की फॉर्म में लिखें कि लिमिट ऑफ द नॉर्म एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, वहां पे जाके फील्ड में जाके कन्वर्जेंस मिल जाए इमेजेस की, तो तब हम जाके कहते हैं कि क्या कहते हैं,
जी कि ये वीकली कन्वर्जेंट। तो यहाँ तो तक तो थी डेफिनेशंस की बात। अभी तक अगर किसी को डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो वो मुझे बताओ। वीक इसे इसलिए कहते हैं कि हमें और चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है इसको डिफाइन करवाने के लिए या कन्वर्जेंस करवाने के लिए। खुद सीक्वेंस डायरेक्टली कन्वर्जेंट नहीं होती। जी आपका क्या सवाल है, जल्दी से पूछें फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। सर थोड़ी सी बात पूछनी थी, वो ये है कि सर इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होती है उसमें पूरा का पूरा वेक्टर किसी वेक्टर पूरे सीक्वेंस जो होती है वेक्टर की वो एक वेक्टर को अप्रोच करती है, लेकिन इसमें ये होता है कि वीक में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होते हैं सीक्वेंस के वो करते हैं किसी स्केलर को। नो इसका वेक्टर्स हमेशा वेक्टर्स को ही अप्रोच करते होते हैं, वेक्टर्स कभी भी स्केलर को अप्रोच नहीं करते। तो सर इसमें जो वीक कन्वर्जेंस में तो वेक्टर को अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, इसमें स्केलर को कर रहे हैं। स्केलर को नहीं कर रहे, स्केलर ही स्केलर को कर रहे हैं। वेक्टर कभी भी स्केलर को कन्वर्ज नहीं करेगी, वेक्टर्स की सीक्वेंस कभी स्केलर्स की तरफ नहीं जाएगी। वेक्टर्स की सीक्वेंस सिर्फ वेक्टर्स को कन्वर्ज करेगी और स्केलर्स की सीक्वेंस स्केलर को ही कन्वर्ज करेगी। लेकिन हम ये हेल्प इसलिए ले रहे हैं कि ये वेक्टर्स वाली जो सीक्वेंस है वो किसी वेक्टर को कन्वर्ज कर ही नहीं रही। जी सर। या नहीं कर रही वो कन्वर्ज। अगर कर रही होती तो फिर हमें दूसरे सेट में जाके देखने की क्या जरूरत थी। सर तो उन वेक्टर्स के फंक्शनल यहाँ से तो एक थ्योरम भी बन गया कि every strong convergence is weak convergent. Every strongly convergent is weakly convergent, but weakly convergent may or may not be strongly convergent. क्योंकि strong convergence नहीं मिली थी इसलिए हमें weakly define करवाना पड़ा यहाँ पे, और दूसरे सेट्स में जाके इसको convergence ढूंढनी पड़ी। सर जी सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हम फंक्शनल जो इनके ले रहे हैं तो वो अप्लाई करके जो ये स्केलर को फिर कर रही है अप्रोच, मतलब उसके जो स्केलर्स मिल रहे हैं उसके वो मैग्नीट्यूड होंगे जो फंक्शनल हम ले रहे हैं, ये पूछना था आपसे। नहीं बेटा मैग्नीट्यूड नहीं होंगे, वो इमेज होगी जैसा कि हमने बात की है, क्योंकि वो ऑपरेटर्स हैं, वो कौन सा नॉर्म ले रहे हैं। अब एफ जो है वो नॉर्म तो नहीं है ना। जी सर। एफ तो एक ऑपरेटर है, वो पता नहीं उसको कहाँ पे भेज रहे हैं, जरूरी तो नहीं वो उसके उस पे मैग्नीट्यूड पे ही मैप कर रहे हो। ओके सर थैंक्स। किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे इसके थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि हमने बात की कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस तो वही है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस तो वही बात है कि कन्वर्जेंस यूएल कन्वर्जेंस, यूएल मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कन्वर्जेंस की बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे थ्योरम्स जो हैं स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस पे तो अप्लाई होते हैं, वो सारे जो जो हमने पहले डिस्कस किए। तो बात ये है कि क्या वो सारे थ्योरम्स वीक कन्वर्जेंस पे भी अप्लाई होते हैं या नहीं होते, ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से थे, पहले स्ट्रॉन्ग के लिए लिख लेते हैं। एवरी convergent sequence has unique limit। तो चेक हमने क्या करना है कि क्या हर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट भी यूनिक होती है। ये तो हमें पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, यूनिक। तो आज हमने क्या चेक करना है
कि क्या हर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट भी यूनिक होती है। क्लियर। दूसरा थ्योरम क्या था हमारा कि एवरी, जो अभी आपने लिखवाया फर्स्ट मीटिंग में, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज द सेम लिमिट। तो अब हम वीकली कन्वर्जेंट में भी देखेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या उसकी भी हर सब सीक्वेंस की वही लिमिट होगी जो सीक्वेंस की होगी। सिर्फ वीकली का लफ्ज इसमें डालना है। तीसरा क्या हमने किया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। यही था ना तीसरा थ्योरम कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो आज हमने चेक करना है कि क्या हर कन्वर्जेंट वीकली, क्या हर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होती है। ये तो स्ट्रॉन्ग वाले तो वही है ना जो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, प्रूफ्स इनके किए हुए हैं। तो अब हमने प्रूव इनका करना है वीकली कन्वर्जेंट के लिए, इस इन तीनों थ्योरम्स का प्रूव करना है। जी क्लियर है। ये लेमा है हमारा नेक्स्ट। जी इसको 3 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वर्बली, मैं नाम बोलता हूँ उनका। बुक से ना लेमा को सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये रीता कोमल है, 3 रोल नंबर 3 मॉर्निंग है। इस लेमा की स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दें जल्दी से। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। In a non-space X, we ये have लेमा जो X and ये जो लेमा आपको शो हो रहा है सर यही पढ़ रही। स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, जी जल्दी से पढ़ दें। Let Xn be a weakly convergent sequence in a non-space X. Say Xn weakly converges to X, then the weak limit X of Xn is unique. बस आपने बस ए पॉइंट पढ़ना है। वीक लिमिट X बस ऑफ बस Xn, बस बेटा बस आपने सिर्फ ए पॉइंट पढ़ना है। यानी कि जो ना इसकी वीक लिमिट एक्सन एक सीक्वेंस है जो कि एक्सन कन्वर्जेस is a टू एक्स, कन्वर्जेस वीकली टू एक्स। weakly to X. वीकली कन्वर्ज कर रही है, ये भी गिवन है, हाँ जी, ये भी गिवन है ना। तो हमने ए हाँ पार्ट जी, में क्या प्रूव करना है, ये पार्ट यानी में कि अब ये हमने प्रूव करना है, सपोज क्या किया हुआ है, हमने सपोज किया हुआ है कि Xn वीकली कन्वर्जेस टू X है और ये X जो है स्ट्रॉन्गली non-space है। कन्वर्जेंट नहीं लिया हुआ हमने। सपोज जी क्या जी, करके वीकली चले हैं, वीकली कन्वर्जेंस। वीकली कन्वर्जेंस। वो यानी कि वही थ्योरम सारे हमने अब प्रूव करने हैं वीकली कन्वर्जेंस के लिए। पहला थ्योरम वही है कि सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। पहला तो यही ए पार्ट यही कह रहे हैं ना कि हमने क्या प्रूव करना है, द वीक लिमिट इज यूनिक, यूनिक, यानी कि एक्स को यूनिक प्रूव करना। ठीक है, हाँ जी, यूनिकनेस का लिमिट प्रूव आपको करना आता है, लेकिन हेल्प किसकी लेनी है हमने, वीक लिमिट की डेफिनेशन की। अच्छा बी पार्ट कौन लिखवाएगा, जी बी पार्ट कौन लिखवाएगा, मुझे उसको इलेबोरेट भी करना है। ये लिखवाना है मोहम्मद जिशान, रोल नंबर 9 मॉर्निंग। वीक लिमिट इज यूनिक, पहला तो यही थ्योरम हो गया कि वीक लिमिट भी यूनिक होती है। वालेकुम सलाम।
जी बेटा, पहले में तो यही प्रूव करना है कि वीक लिमिट यूनिक होती है। बी पार्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? जी मोहम्मद ईशान नहीं है, ये फौजिया है। Every subsequence of x converges weakly to x। अरे इसमें ये है कि जो सब सीक्वेंसेस हैं वो वीकली कन्वर्ज करेगी x को, मतलब कि हम उस पे वो जी सर। तो बी पार्ट में ये है कि अगर xn कन्वर्ज कर रहा है x को वीकली, तो उसकी जो सब सीक्वेंस है उसका नाम चाहे आप जो भी रख लें, xnk रख लें या xn0 रख लें या जो भी रख लें, वो भी कन्वर्ज करेगी उसी लिमिट को। पहली बात, उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी, और करेगी भी कैसे? वीकली कन्वर्ज करेगी, यानी कि सब सीक्वेंस की लिमिट भी वही होगी जो सीक्वेंस की लिमिट है, वीक लिमिट, और कन्वर्ज भी कैसे करेगी? वीकली। और तीसरा प्रूफ क्या हमने करना है? वही कि वहां पे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड कहा था ना, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एवरी वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जैसा कि द सीक्वेंस xn, यानी कि उसका द सीक्वेंस। अब इसे कहा जा सकता है कि वो ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये उसके मैग्नीट्यूड्स की सीक्वेंस है xn। ये तीन प्रूफ्स हमने करने हैं। अब आप मुझे जल्दी से बता दें मैं कौन सा कराऊँ बाय रेजिंग हैंड। तीनों पार्ट्स में से कौन सा प्रूव करूँ? वैसे तो ये तीनों इजी, क्योंकि ये सारे प्रूफ हमने यूनिकनेस के लिए, आपको पता है, दो ले लिए जाते हैं। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब गिवन क्या क्या है? गिवन सिर्फ दो चीजें हैं। गिवन क्या क्या चीजें हैं बेटा? दो। क्या क्या? एक हमारे पास नॉन स्पेस है x, और दूसरा क्या बताया हुआ है कि f ऑफ xn वीकली कर रहा है ना, तो लिहाजा f ऑफ xn किसको कन्वर्ज कर रहा है? f ऑफ x को। ये सिर्फ गिवन है यहाँ तक। अब बाकी चीजें सारी हमने प्रूव कर। तो ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहे हैं? सपोज दैट xn कन्वर्जेस टू x। बुक से ही देख लेते हैं, बड़ा इजी लगेगा आपको। ये देखिए बेटा, सपोज क्या किया हुआ है उसने कि xn कन्वर्ज कर रहे हैं वीकली और xn कन्वर्ज कर रहे हैं वीकली, यानी कि वीकली दो लिमिट्स हैं, जबकि वीकली होनी कितनी चाहिए? एक ही। अगर पहली बार कन्वर्ज कर रहे तो f ऑफ x, वो कहते हैं सपोज देयर आर टू वीक लिमिट्स, वही यूनिकनेस जैसे करते हैं x एंड y, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि xn जो है वो वीकली कन्वर्ज कर रही है x को, और दूसरे ही लम्हे वो क्या कह रहे हैं कि
एक्स एन कन्वर्ज कर रही है वीकली वाई, तो आपको पता है इसके मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एन एक्चुअली वीकली कन्वर्जेंट होने का ये मतलब है कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को यही मतलब है ना, एफ ऑफ एक्स को। और यहाँ पे दूसरे ही लम्हे वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रहे हैं सॉरी एफ ऑफ वाई। और अगर अब आप गौर से देखें ये सीक्वेंसेस कौन सी बन गई हैं, आर में या सी में। दोनों जो सीक्वेंसेस हैं ये दोनों किस में बन गई हैं, आर में या सी में। सिंस एफ ऑफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस नंबर्स की सीक्वेंस बन गई है एफ ऑफ एक्स एन, वेक्टर्स की नहीं रही। क्यों? क्योंकि भला ये आर में हो सकती है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस। और रियल में और कॉम्प्लेक्स में लिमिट यूनिक होती है। लिमिट ऑफ वहां पे हम पढ़ के आए हैं, कहते हैं वो कि नंबर वाली जो सीक्वेंसेस है वो हमेशा यूनिक लिमिट रखती हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ के बारे में भी नजर रखनी है। एफ क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फील्ड के एलिमेंट्स है ना, फील्ड में 0 होता है। और एफ चूंकि लीनियर है इक्वल टू 0। और हमने कहा था कि लीनियर अगर होगा तो 0 पे ही 0 देगा, बस 0 पे ही 0 देगा। और वैसे यहाँ पे हम बनाम थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी वे में मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि लीनियर है तो 0 पे 0 देगा, किसी और पे भी दे सकते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू, हमने दो वीक लिमिट्स ली थी डिफरेंट, और वो आ गई क्या, दोनों की दोनों सेम। तो हेंस एवरी वीक लिमिट, एवरी वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। बड़ा इजी सा था इसका प्रूफ, बस डेफिनेशन लगाने की देर थी और उसको रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स में जाने की देर है, तो बातें पुरानी शुरू हो जाएंगी। ओके, बी पार्ट क्या था, बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या करना था, सब सीक्वेंस लेनी है, और सब सीक्वेंस की भी कहते हैं वही लिमिट होगी जो सीक्वेंस की अपनी थी। कहते हैं follows from the fact that f of x n is convergent sequence of numbers so that every subsequence of, ये भी कहते हैं नंबर्स में चली जाएगी और नंबर में जाके वही थ्योरम लगा देने हैं, वही पुराने वाले। इसी तरह सी पार्ट के लिए आप यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे और इसको भी प्रूव करते हैं। सी पार्ट ये थोड़ा लेंथी प्रूव है, ये आप खुद कर लेंगे।
सी पार्ट के लिए यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम की हमें हेल्प की ज़रूरत पेश आएगी, तो वो आप उसको देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या फ़र्क है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में और वीक कन्वर्जेंस। द क्वेश्चन नाउ इज, तो ये थ्योरम हमें हेल्प करेगा कि एवरी कन्वर्जेंट स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट implies weak convergence with the same limit। तो इस थ्योरम को देख रहे हैं कि पहला है ए पार्ट है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस implies weak convergence, यानी कि गिवन क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस गिवन होगा, प्रूव हमने क्या करना है कि वो वीकली कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इसी का नाम था ना। अगर ये गिवन है तो कहता है ऐसा भी हमेशा हो रहा है। ये वीक ही थी ना डेफिनेशन, कहता है ऐसा हमेशा हो रहा है। उसकी इमेज की जो सीक्वेंस की जो इमेज होगी, इमेज सीक्वेंस वो लिमिट की इमेज को कन्वर्ट कर रही होगी। कहते हैं ऐसा तो हमेशा होगा, ये प्रूव कर सकते हैं आप, उसको लेके चलें वहां तक पहुंच जाएं तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या प्रूव करना है, बी पार्ट में ये प्रूव करना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं, यानी कि वीक लिमिट का हरगिज मतलब नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट भी होगी। बी पार्ट, द कन्वर्स ऑफ ए इज नॉट जनरली ट्रू। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, बी पार्ट कहता है ए का जो कन्वर्स है, ए का कन्वर्स वैसे बनेगा क्या, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इंप्लाइज वीक कन्वर्जेंस, कन्वर्स क्या बनेगा, वीक कन्वर्जेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग विद सेम लिमिट, लेकिन ये श्योर नहीं है। तो कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगी, आपको पता है किसी भी चीज को डिनाई करना है या उसको काउंटर करना है या उसको निगेट करना है या उसके खिलाफ कोई बात करनी है, तो एक एग्जांपल, जस्ट वन काउंटर एग्जांपल नीडेड। तो वो हम देखेंगे किस तरह की एग्जांपल देंगे, एक ऐसी सीक्वेंस देंगे जो कि वीकली कन्वर्जेंट तो होगी लेकिन वो स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगी। तो इस तरह से बी पार्ट इसका किया गया है। सी पार्ट में क्या कहते हैं, तो सी पार्ट में कह रहा है फिर क्या कंडीशंस लगाएं कि हर वीकली कन्वर्जेंट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्गली। कहता है अगर आपके पास वेक्टर स्पेस या नॉन स्पेस फाइनाइट जैसे आर है, जैसे सी है, जैसे और दूसरे L2 है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस, उसमें कहता है वीकली कन्वर्जेंट स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट वीकली, तो वो तो होगी ना। तो ये सी पार्ट है इसका। तीनों थ्योरम्स, तीनों पार्ट्स बड़े इजी से हैं, इनको भी आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो भी क्वेश्चन होगा। तो ये आगे एग्जांपल्स आ गई हैं वीकली कन्वर्जेंट की और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट।
ये देखें 4.86 एलपी स्पेस में। तो नेक्स्ट हम ये वाला लेमा जो है वीक कन्वर्जेंस का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के हवाले से भी बात की जाए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बाकी लोग अटेंडेंस मार्क करें। नाउ देयर आर 44 पार्टिसिपेंट्स। जी जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। इस दौरान क्वेश्चंस पूछ लें, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछ लें। जी क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स के हैं वो हैंड रेज करेंगे। जी बेटा मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जब वीक कन्वर्जेंस में सर हम वो लीनियर फंक्शनल अप्लाई कर देते हैं, तो जी वो जी तो सर कम्प्लेक्स जो फील्ड होती है हम कम्प्लेक्स वहाँ क्यों लेते हैं सर? जी बेटा वो तो सर रियल आना चाहिए ना। कहाँ पे? हेलो बेटा जी दोबारा से बोलें। सर सर जब हम वो वीक कन्वर्जेंस में लीनियर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो जो फील्ड में जो जवाब आता है हमारा, सर वो तो रियल में आना चाहिए, कम्प्लेक्स में क्यों आता है? बेटा फील्ड वेक्टर स्पेस के फील्ड कितने होते थे? या तो आर आर या सी आर या या सी, रियल? दो फील्ड होते थे ना। अब हमें तो नहीं पता उसका कौन सा फील्ड है। सर जब हम वो नाम लीनियर वगैरह लेते फंक्शनल हैं ने सर, नाम तो भेजना तो वो उसको फील्ड में ही है, लेकिन अब हमें पता नहीं जो एक्स हमने नॉर्म स्पेस लिया हुआ है बेटा उसका कौन सा फील्ड है, आर है या सी है। लेकिन दोनों सूरतों में वो जो सीक्वेंस बनेगी वो नंबर्स की बनेगी, क्योंकि कम्प्लेक्स भी नंबर्स होते हैं और रियल भी क्या होते हैं, नंबर्स। और नंबर्स की सीक्वेंसेस की लिमिट हमेशा नंबर ही होती है और वो यूनिक होती है। ये हमने उसमें आर में और सी में देखा भी था, रियल मेट्रिक स्पेसेस में और कॉम्प्लेक्स। सी में और आर में देखा था कि इनकी जो लिमिट आती है वो सी के अंदर ही आती है हर सीक्वेंस की, और आर की हर सीक्वेंस की लिमिट भी आर में ही आती है, और नंबर वाली सीक्वेंसेस की लिमिट यूनिक होती है। जी अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या अभी भी क्लियर नहीं? ज़ीशान ओके, जुनैरा रशीद। जी बेटा आपका अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। सर वीकली कन्वर्जेंस आप दोबारा बता दें। हाँ वीकली कन्वर्जेंस की डायग्राम बनानी पड़ेगी। चलें फिर से बना लेते हैं, अभी हमारे पास है टाइम थोड़ा।
ये बेटा आपके पास एक सेट है, इसका नाम आपने रखा हुआ है एक्स, नॉर्म स्पेस एक्स, ठीक है। और दूसरा सेट आपके पास जो कि नॉर्म स्पेस का आपको पता है, उसका कोई ना कोई फील्ड पे जारी होना है, होना ही होना है। फील्ड का नाम आप रखते हैं एफ ही रखते हैं, चलें एफ रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू नॉर्म स्पेस। ये एक आपके पास नॉर्म स्पेस है और एक आपके पास बेटा क्या है, फील्ड, उसका नाम रखना है एफ, ठीक है। और आपको पता है एक ऐसा ऑपरेटर जो नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स को फील्ड में लेके जाए, उसका नाम हम क्या रखा करते थे, लीनियर फंक्शनल, ऐसे ही था ना। जुनैरा चीज आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये नॉर्म स्पेस है हमारे पास एक, और यहाँ जी पे सर। अब दो तरीके थे सीक्वेंस को कन्वर्ज होने के। एक तो ये सीक्वेंस थी अपनी में नॉर्म स्पेस में पड़ी थी। सीक्वेंस का मतलब है कि इसके सारे आंसर्स कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स के अंदर ही आ रहे हैं। मतलब x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, 5 है, 100 है, 1000 है, एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके और x में से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो हमने कन्वर्जेंट किसको कहा था कि काफ़ी इसकी वो टर्म्स ले लें, x100 ले लें, x200 ले लें, x1000 ले लें, x4000 ले लें इसकी टर्म, और देखें कि ये सीक्वेंस किस जानिब जा रही है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि किस तरफ कन्वर्ज कर रही है, जी सर। बढ़ती हुई वैल्यूज के साथ इसके आंसर्स किसकी जानिब जा रहे हैं। जैसे हमने, आपको याद होगा कि xn एक सीक्वेंस देखी थी, वो किसको 1/n उसका नाम था, तो ये किसकी जानिब जा रही थी बेटा, याद है 1/n, बढ़ती हुई लिमिट टर्म्स के साथ ये किसकी तरफ जा रही थी, 0 की तरफ, क्योंकि 1/2 या 1/3, 1/4, 1/5, 1/n, 1/100, 1/200, 1/3000, तो आंसर आगे आगे सारे के सारे आंसर्स किसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, 0। तो 0 इसकी लिमिट कहलाई। 0 की तरफ। अब अगर कोई जी सर। सीक्वेंस ऐसा बिहेवियर यहाँ पे नहीं रख रही थी, क्योंकि ये पता नहीं कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं मिलती थी, तो हमने बेटा इसकी सारी टर्म्स पे लगाया ऑपरेटर, और आ गए कहाँ पे, फील्ड में आ गए। फील्ड में। अब फील्ड दो ही है, फील्ड में सीक्वेंसेस को देखना बड़ा आसान है, हमने सीखा हुआ है आर में और सी में, ठीक है। तो वो जी सारी सर। की सारी सीक्वेंस यहाँ पे बन गई, और उसका नाम क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स एन, f of x एफ ऑफ एक्स एन बन गया उसका। n बन गया। ये अब सीक्वेंस किसमें है, फील्ड की सीक्वेंस। अब अगर ये बेटा किसी नंबर को कन्वर्ज कर जाती है, ये नंबर, यहाँ पे कन्वर्जेंस देखना बहुत आसान है। सपोज यही सीक्वेंस बन गई है, ये देखें, ये आर सीक्वेंस, ठीक है, आर की सीक्वेंस बन गई है, और ये किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है, उसका नाम एफ ऑफ एक्स है। तो तब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस थी ना एक्स एन, जो कि उठाई कहाँ से थी हमने, नॉर्म स्पेस से, नॉर्म स्पेस से। और वो कन्वर्ज कर जाएगी इसकी प्री फील्ड में। इमेज,
जी इसकी सर। प्री इमेज ये एफ ऑफ एक्स जी किसकी सर। इमेज है? एक्स की। तो एक्स की एक्स प्री इमेज है और एफ ऑफ एक्स इमेज है। इमेज है। तो यहाँ पे कंडीशनली कह लें कि कन्वर्जेंस मिल रही है, हमें इधर आके देखना पड़ता है, यहाँ पे फील्ड में आके देखना पड़ता है। वहाँ पे यानी कि कन्वर्जेंस नहीं मिली या मिल भी जाए तो यहाँ हमने डेफिनेशन की है। तो किस किस की हेल्प लेना पड़ी है हमें बेटा? एक तो फंक्शनल की हेल्प लेना पड़ी है, जैसा कि हमने पहले बात की। वीक वीक का नाम इसीलिए आया कि स्ट्रॉन्ग तो यहीं पे मिल जानी थी अगर मिलती तो। एक्स के अंदर रहते रहते अगर हमें कन्वर्जेंस मिल जाती तो वो कौन सी कन्वर्जेंस होती जी? अगर हमें फील्ड में जाना ही ना पड़ता, एक्स एन जी सर। कन्वर्ज कर जाता एक्स को, तो वो एक्स को कौन सी कन्वर्जेंस थी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन फील्ड में जाके उसकी इमेज सीक्वेंस कन्वर्ज करी है, वो खुद नहीं कर रही। जी सर। सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही, उसकी इमेज सीक्वेंस जो है वो फील्ड में जाके फील्ड के ही किसी पॉइंट को क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। किसी और को बताना हो तो हम उसे ऐसे ही बताएंगे कि सीक्वेंस खुद कन्वर्ज ना कर रही हो लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही हो।